नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ई विद्या लाइव पर और आप देख रहे हैं हमें चैनल नंबर 10 पर। और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस पूरे सेशन में मैं याशु गांधी। और हर बार की तरह हम फिर एक नया सब्जेक्ट और एक नया एक्सपर्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है हिस्ट्री क्लास 10th, और जो टॉपिक है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जुड़ी हैं, आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं मिस यज्ञ सेनी बैरेट, जो कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. तो मैम से हम इस विषय को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपके लिए कि आप सभी के पास हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो होंगे। अगर नहीं है तो लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लें, सेव कर लें और इनके माध्यम से आप कर सकते हैं हमसे संपर्क। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आप कोई फीडबैक हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल का पता भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चूँकि क्लास 10th है तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हम हिस्ट्री की या सोशल साइंस की बात करते हैं। तो मैम, जब हम बात इस टॉपिक की करते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो आज जो हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए इस टॉपिक के अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंट की शुरुआत कैसे होती है, प्रिंटेड किताबें कब से आने लगी, आज की जिस तरीके की हम किताबें देखते हैं उससे पहले क्या टेक्निक थी जिससे कि किताबें बनाई जाती थी, और समाज पे किताबों का क्या असर हुआ। हम ये सारे पहलुओं को आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो यानी कि जब हम बात इतिहास की या इस तरीके की किसी हम हिस्ट्री से रिलेटेड किसी विषय की करते हैं, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना, वो तो हर विषय के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको लिखने से ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मैम? रादर देन रटाफिकेशन पॉलिसी के। और वैसे भी हमारे बच्चे क्लास 10th के हैं, बड़े बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैम, प्लीज़ ओवर टू यू, स्टार्ट मैम। अ, जब हम प्रिंट कल्चर की बात करते हैं तो पहला जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो किताब की, अखबार की और इस तरीके की चीजों की आती है जिन पे कि कुछ लिखा गया हो, उकेरा गया हो। अ, तो सबसे पहले दिमाग में ये प्रश्न कौंधता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, किताबों की शुरुआत कैसे हुई होगी। और आज के समय में जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो यंग बच्चे हैं, हम उन चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। बचपन से ही हमें किताबें दिखाई जाती हैं, स्कूल में हमारा एक पूरा करिकुलम होता है, अलग-अलग विषयों की किताबें होती हैं। पर इन किताबों की शुरुआत कैसे हुई? किताबों का जो इतिहास है, वो मानव इतिहास जितना ही पुराना है। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहले लिपि का इन्वेंशन होता है, जो कि सुमेरियन थी। और उस समय लोग क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। वहां जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए अर्ली 20th सेंचुरी में, तो लाइब्रेरीज मिली जिनमें उन क्ले टैबलेट्स के ऊपर उकेरी गई किताबों के बारे में इतिहासज्ञों को पता चला। तो किताबें किस रूप में हमारे पास रही हैं, वो हिस्ट्री के अंदर उनका रूप हमेशा बदलता रहा है। अ, ये तो बात हुई क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखी गई किताबें। एंशिएंट इजिप्ट में, मिस्र के अंदर किताबें पेपायरस के ऊपर लिखी जाती थी। जो भी एक पेपायरस करके एक पौधा होता था, पेड़ होता था, उसके तने से लिखने के लिए एक मीडियम बनाया जाता था जिसके ऊपर लिखा जाता था। भारत में भोजपत्र के ऊपर लिखने की परंपरा रही है। बाद में चीन में 105 ईस्वी के आसपास कागज का इन्वेंशन हुआ, और कागज के इन्वेंशन से लिखने का जो तरीका था वो बदला। छठी शताब्दी के आसपास हम चीन में ये देखते हैं कि कागज के ऊपर लिखा जाने लगा, और उसके साथ साथ प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हाथ से उकेरा जा रहा था, चाहे वो क्ले टैबलेट्स पे उकेरा जा रहा हो, पेपायरस पे या भोजपत्र पे। पर छठी शताब्दी के आसपास चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की एक टेक्निक
इजाद होती है, जिसमें कि लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर शब्दों को, अल्फाबेट्स को उकेरा गया, उसके ऊपर स्याही लगाई गई और उसको कागज के ऊपर प्रेस करके लिखा जाने लगा। तो ये प्रिंटिंग की शुरुआत थी। माना जाता है कि जो पहली प्रिंटेड किताब है वो डायमंड सूत्र थी। ये जापान के अंदर बनी और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक किताब थी। उसके बाद ये टेक्निक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक यूरोप पहुंचती है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मार्को पोलो इटली के एक एक्सप्लोरर थे। उन्होंने बहुत समय चीन में बिताया और चीन से ये तकनीक वो यूरोप लेके गए और यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रचलन बढ़ा। तो वहां पे हाथ से भी लिखी जा रही थी मैन्युस्क्रिप्ट और उसके साथ साथ वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग की शुरुआत होती है। तो धीरे धीरे जैसे और बाकी चीज़ें, सभ्यताएं विकसित हुई हैं, बाकी चीज़ें विकसित हुई हैं, उसी तरीके से हम जब प्रिंटिंग कल्चर की बात करते हैं तो वो धीरे धीरे, जैसा कि मैं अभी आपने बताया कि ब्लॉक सिस्टम और उस तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद जब हम मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए मैम? जब हम मॉडर्न टाइम्स में पहुंचते हैं, मॉडर्निटी की शुरुआत हम यूरोप में 15वीं शताब्दी से करते हैं। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होता है प्रिंटिंग प्रेस का, और ये होता है जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में, जहां योहान गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करते हैं। अच्छा, योहान गुटेनबर्ग को कोई प्रिंटिंग का अनुभव नहीं था, पर वो तकनीक के साथ काम करते आए थे। उनकी जो परवरिश थी वो एक एग्रीकल्चरल एस्टेट में हुई थी, जहाँ पे उनकी जैतून का तेल निकालने की प्रेसेस थी, वाइन की प्रेसेस थी। तो वहां पे उन प्रेसेस को उन्होंने काम होते हुए देखा कि किस तरीके से जैतून का तेल निकाला जाता है, वाइन प्रेस की जाती है। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गोल्डस्मिथ का काम किया और बाद में हम देखते हैं कि 1452 में वो इन तकनीकों को मिला के, कि जिसमें वाइन प्रेस करने की जो मशीन और उसमें वो इंक जोड़ के प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। और इस प्रिंटिंग प्रेस में जो पहली किताब छपी वो थी बाइबल, जिसकी 180 कॉपीज 3 साल के अंदर उन्होंने छापी। उस समय के मापदंडों के हिसाब से ये 3 साल में बनाई गई 180 कॉपीज बहुत ही फास्ट थी। और वहां से हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही पॉपुलर हो जाती है और धीरे धीरे यूरोप के हर बड़े शहर के अंदर इन प्रेसेस को स्टैब्लिश किया जाता है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि 15वीं शताब्दी खत्म होते होते यूरोप के अंदर लगभग 2 करोड़ प्रिंटेड किताबें उपलब्ध थी अलग अलग विषयों की। तो इस तरीके से नई जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में इजाद होती है, उससे एक प्रिंट में क्रांति आती है, एक रेवोल्यूशन आता है। तो जिस तरीके से आपने मैम बताया कि एरा को ख़त्म होते होते, जिसमें पहली जो प्रिंटिंग बुक थी वो बाइबल थी और लास्ट तक बहुत सारी किताबें छप चुकी थी, उसके बाद इसमें किस तरीके से हम जो आज का जो रूप है, प्रतिरूप है, जब हम प्रिंट कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ तक की जर्नी वो कैसे आगे बढ़ी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 15वीं शताब्दी से ये फिर कहानी अनवरत चल रही है। ये पहली एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी जो यूरोप के स्ट्रासबर्ग से निकल के यूरोप के अलग-अलग शहरों में पहुंची। उसके बाद भारत में भी जो पुर्तगाली मिशनरी थे, वो ये प्रिंटिंग प्रेस भारत भी लेके आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये तकनीक सिर्फ यूरोप में केंद्रित ना होके जहां-जहां यूरोपियंस पहुंचे, उनके साथ प्रिंटिंग की ये टेक्निक भी पहुंची। इस प्रिंटिंग टेक्निक के साथ लिटरेसी बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है। सो विद प्रिंटिंग व्हाट डू वी सी? वी सी अ राइज इन लिटरेसी रेट्स इन यूरोप। नाउ बुक्स वर इजीली अवेलेबल। प्रिंटिंग की वजह से जो बुक्स थी वो अब सस्ती हो गई थी, ये फास्ट तरीके से प्रोड्यूस की जा रही थी, तो इनकी उपलब्धता थी। हिस्टोरियंस इसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अब कॉमन लोगों को भी किताबों का एक्सेस मिल रहा था। तो लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अभी तक का जो समाज था, उस समाज में
ओरल ट्रांसमिशन होता था, किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, बैलेड्स जो कि हीरोइक टेल्स होती थी वो सुनाई जाती थी। पर अब पढ़ा जाने लगा, पब्लिशर्स ने भी इस तरीके के मटेरियल को, बैलेड्स या फोक टेल्स रही हों जो लोगों के बीच में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी, उनको छापना शुरू किया। यूरोप में हम एक ट्रांजिशन देखते हैं, एक लिसनिंग पब्लिक से एक रीडिंग पब्लिक की ओर, क्योंकि किताबें अब इजीली अवेलेबल थी, तो इससे लिटरेसी रेट्स भी बढ़ने लगी। और आगे जाके हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जिनके पीछे भी प्रिंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं क्योंकि हमारे पास बहुत निश्चित समय होता है, आप टॉपिक कंटिन्यू कर Okay. सकती हैं मैम। So, when we see that how this print was becoming accessible to people, material was becoming accessible to people in the form of books, pamphlets. अच्छा, सिर्फ हम इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रिंट का मतलब सिर्फ लिखे हुए शब्द हैं, इसमें इमेजेस भी हैं, इसमें कार्टून्स भी हैं, कैरिकेचर्स भी हैं। हम यूरोप में क्या देखते हैं, जैसे ही प्रिंट की टेक्निक आती है और किताबें लोगों को मिलनी शुरू होती हैं, उसी के साथ परिवर्तन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये परिवर्तन देखा गया रेफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के रूप में। 1517 में जर्मनी के एक मंक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी उनको चैलेंज करते हुए अपनी 95 थीसिस नाम का एक ट्रेटाइज लिखा, और उसको उन्होंने विटनबर्ग के अंदर चर्च की दीवार के ऊपर लगा दिया, और वहां से रेफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट से रोमन कैथोलिक चर्च के दो धड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये धार्मिक रिलीजियस स्फीयर के अंदर हम ये चेंजेस देखते हैं। लोगों ने अभी तक रोमन कैथोलिक चर्च का नॉलेज के ऊपर कंट्रोल था, पर प्रिंट के साथ क्या हुआ कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों की जो अपनी भाषा थी उसके अंदर अब पब्लिशिंग होने लगी। जैसे विलियम टिंडेल ने इंग्लिश में पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया, उसी तरीके से मार्टिन लूथर ने जर्मन के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट किया। लोग अब इन ट्रांसलेशंस को पढ़ रहे थे, कॉमन लोग पढ़ रहे थे, और वो अपने पढ़े हुए के आधार पे धारणाएं बना रहे थे और रूढ़िवादिता को चैलेंज भी कर रहे थे। दूसरा हम बड़ा जो चेंज देखते हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम देखते हैं, जब जो फिलोसोफर्स थे, राजनीतिक चिंतक जो थे, वोल्टेयर, रूसो, इनके जो विचार थे वो प्रिंट के थ्रू ही लोगों के पास पहुंचे, जिन्होंने लोगों को एक एवेन्यू दिया कि सोचा जाए, एक अलग तरीके से सोचा जाए। हम भारत में देखते हैं, भारत में जब मिशनरीज के थ्रू ये प्रिंट भारत पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पे भी प्रेसेस एस्टैब्लिश होती हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। तो हम 19th सेंचुरी में ज्योतिबा फुले जैसे सोशल रिफॉर्मर जो गुलामगिरी जैसी एक किताब लिखते हैं जिसमें कास्ट सिस्टम को वो क्रिटिसाइज करते हैं। महिलाओं के बीच में प्रिंट पहुंचने लगा, महिलाएं पढ़ने लगी, पहले मिडिल क्लास और अपर क्लासेस की महिलाएं पढ़ने लगी, और पढ़ के उनमें भी चेतना का संचार हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो लिखित जो ये पावर था, जो शक्ति थी प्रिंट की, जो लोगों तक पहुंचे, उसने समाज में बहुत सारे चेंजेस किए। जाहिर सी बात है कि जब प्रिंट के माध्यम से कोई भी शिक्षा या कोई भी जानकारी समाज के दूसरे वर्गों तक, जैसे हम अभी आपने कहा कि महिलाओं तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचने लग गई, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे प्रिंट कल्चर का एडवांसमेंट हो रहा था वैसे वैसे सामाजिक तौर पर भी बदलाव आ रहा था। और जब हम किसी भी सोशल सब्जेक्ट को की स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग चीज़ों में भी पढ़ते हैं। और शायद यही हम जब प्रिंट कल्चर को लेकर पढ़ते हैं तो जो आप अभी सब एक्सप्लेन कर रही थी मैम। जी बिल्कुल। जैसे हम अगर महिलाओं की बात करें और भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम 19th सेंचुरी में हमारा साक्षात्कार होता है रोशसुंदरी देवी से, जो अपने घर में छुप छुप के उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और जब वो लिखना सीख गई तो उन्होंने अपनी जीवनी को रिकॉर्ड करना शुरू किया, और 19th सेंचुरी में पहली एक महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा फिर पब्लिश होती है अमार जीबान। उसी तरीके से बेगम रुकैया हुसैन जो रही, तो
प्रिंट की वजह से लोगों को इस तरीके की चेतना भी उनमें जागृत हुई, जिसमें उन्होंने अपने जो उनकी सिचुएशन थी, जो उनकी समस्याएं थी, उस पे उन्होंने ज्यादा गौर किया और उससे उनको उन्होंने चैलेंज भी किया। मैम, यू आर ऑडिबल। हेलो। यस। जी, तो जिस तरीके से प्रिंट कल्चर की शुरुआत हुई, ये मैम आपने हमें बताया, और शायद ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, हम इसे अपने किसी और सेशन में कवर अप करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी क्लास 10th हिस्ट्री से प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड हमें बता रही थी मिस यज्ञ सैनी बरैट मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और इसी के साथ आइए जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं हमारे कार्यक्रमों के स्केड्यूल पर, जिसमें हमारा प्रातःकाल जो लाइव सेशन स्टार्ट होता है योग शक्ति के कार्यक्रम से सुबह 8 से 8:45, और उसके बाद 12 से 12:30 हमारा जो है इंक्लूसिव क्लासरूम का कार्यक्रम जाता है। इसके अलावा बीच में भी हमारे लाइव जाते हैं स्पेशल लाइव्स, और उसके बाद 2 बजे से लगातार हमारे लाइव जाते हैं हर आधे घंटे के जो अपराह्न में आधे आधे घंटे के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें 4 से 5 यानी कि 4 to 5 हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सेगमेंट होता है 1 घंटे का कार्यक्रम, और शाम को 5 बजे सहयोग हमारा विशेष कार्यक्रम। और चूंकि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो हमारा 5:30 से 6:15 बजे तक का जो कार्यक्रम होता है 6:15 तक का नीपा का विशेष कार्यक्रम, वो भी आज लाइव टेलीकास्ट होता है। तो हमसे जुड़े रहिए आप लगातार, और हमारे जितने भी ये कार्यक्रम हैं इसकी स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी होती है, तो आप NCERT ऑफिशियल पर भी इन कार्यक्रमों को बाद में देख सकते हैं। इसी के साथ एक और ख़ास जानकारी आप सभी के लिए, आइए वो भी आपको बता देते हैं। जब हम बात वर्ष 2024 और 25 की कर रहे हैं, तो उसके लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं। और अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए आप हमारी यानी कि CIET की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी www.ciet.ncert.gov.in पर जाएं, या फिर स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से यानी उसको स्कैन कर भी आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और आपकी ये जितनी भी इन्वाइटीज़ हैं यानी कि जो प्रविष्टियां हैं, इसको भेजने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर 2024। तो हमें आपकी प्रविष्टियों का, आपके जो टैलेंट है उसका इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अभी के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। नमस्कार।